हेलो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर अल्फा बीटा रेडियस ए है तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ होगा एंड रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगा? जब तीन कंडीशन को फुलफिल करेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एक्स वाई टर्म अब्सेंट होना चाहिए, मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो होगा। एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। पॉइंट सर्कल का मतलब होता है रेडियस जिसका जीरो हो। एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा उसका लेंथ होगा टू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट का लेंथ होगा टू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। डायमेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस के लिए आपको सेंटर एज्यूम करने का तरीका पता रहना चाहिए। सेंटर एज्यूम करते हैं ए कोमा प्लस माइनस ए के रूप में, और बोथ एक्सिस को जब टच करेगा सर्कल तो उसका सेंटर ऑलवेज लाइज आइदर ऑन लाइन y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स। तीन पॉइंट से सर्कल पास करने का इक्वेशन लिखना है। आप दो में से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं, या तो सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस निकाल करके, या जनरल इक्वेशन यूज करते हुए फिर जीएफसी का वैल्यू निकाल करके। यह स्टैंडर्ड सिंबल है जो एवरी चैप्टर में यूज होगा। एस मीन्स आर एच एस को जीरो बना करके जो एक्सप्रेशन होगा उसको एस से सिंबल, उसका सिंबल एस देंगे। एस वन लिखने के लिए एक्स के जगह पर एक्स वन, वाई की जगह पर वाई वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और टी के लिए एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह पर वाई वाई वन एंड सो ऑन। ये सब याद हो गया होगा, बहुत बार रिवाइज किए हैं। पॉइंट एंड सर्कल में पोजीशन चेक करना है तो सीपी सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस और रेडियस को कंपेयर करेंगे, और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो सीपी माइनस आर सीपी प्लस आर। और नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। लाइन एंड सर्कल, लाइन का पोजीशन चेक करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस को कंपेयर करेंगे, और वह सेकेंड हो सकता है, टेंजेंट हो सकता है, या आउटसाइड हो सकता है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए तीन मेथड, और ये तीन मेथड कभी नहीं भूलना है। पहला मेथड है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू रेडियस। स्टैंडर्ड सर्किल के लिए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। एंड थर्ड मेथड है डी इक्वल टू जीरो। टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में टी इक्वल टू जीरो, स्लोप फॉर्म में वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानेंगे, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करेंगे तो सी का दो वैल्यू मिल जाएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, टी इक्वल टू जीरो से ही पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड सर्किल के लिए ए cos थीटा ए sin थीटा होता है, और जनरल सर्किल के लिए सेंटर का कोऑर्डिनेट उसमें ऐड कर देंगे। नॉर्मल का इक्वेशन के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। नॉर्मल का इक्वेशन ऑलवेज पासेज थ्रू इट्स सेंटर, और कोई एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। यदि पॉइंट दिया गया है तो सेंटर यूज करते हुए दो पॉइंट आपके पास हो गया। स्लोप दिया जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट टी इक्वल टू जीरो होता है। अब पोलर का इक्वेशन भी टी इक्वल टू जीरो होता है। कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो उसका इक्वेशन होगा टी इक्वल टू एस वन। अब पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए भी दो मेथड है। पहला मेथड है फॉर्मूला से एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, लेकिन ये ज्वाइंट इक्वेशन देगा। सेपरेट इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सेपरेट इक्वेशन के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मानेंगे, फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज करेंगे तो c का दो वैल्यू मिलेगा, और वही हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। यदि टेंजेंट का इक्वेशन दिया गया हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो सर्कल में तो बहुत सा मेथड है। आप जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या नॉर्मल का इक्वेशन लिख दीजिए और टेंजेंट के साथ सॉल्व कर दीजिए। तीसरा मेथड है कंपेरिजन मेथड। कंपेरिजन मेथड इस टॉपिक के लिए यूज नहीं करेंगे, लेकिन कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट में यूज करेंगे और अदर चैप्टर में यूज करेंगे। कंपेरिजन मेथड भी नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना है इस मेथड को। ठीक है, अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है? डायरेक्टर सर्किल होता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। इसको फिगर से समझिए। एक वेरिएबल पॉइंट दिया गया है और यहाँ से दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करना है कि दोनों टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। ऐसा कितने पॉइंट होंगे? बहुत सा पॉइंट होगा। एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, यह भी परपेंडिकुलर है। इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करने से जो पाथ बनेगा, जो लोकस डिस्क्राइब्ड होगा, उसी का नाम है डायरेक्टर सर्कल। तो यह टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका जो लोकस निकालेंगे वही हो जाएगा डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन कैसे ड्राइव करें? इक्वेशन ड्राइव करने के लिए फिर वही लोकस का मेथड यूज करना पड़ेगा। यह सर्कल हो गया, स्टैंडर्ड रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से दो टेंजेंट बनाया जिसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको मानेंगे एच के, और इसका सेंटर जो है 0 0 है, ओरिजिन। अब इस सेंटर को पी से ज्वाइन कर दें और यह लेंथ भी ज्वाइन कर दें, यह रेडियस ए हो गया और यह एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। इसका नाम दे दिए ए। अब देखो बच्चे, एच के को लोकस निकालने का स्टेप क्या क्या है? एच के मानना, फिर एच के को रिलेट करना। रिलेट करने के लिए कोई फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज किया जाए? इस ट्रायंगल में देखिए, ओपी का लेंथ निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और रेडियस का लेंथ पता है, और यह एंगल 45 डिग्री है। तो साइन 45 डिग्री इसमें यूज कर दें, इस ट्रायंगल में साइन 45 डिग्री, तो ओ ए बाई ओ पी हो जाएगा। साइन 45 होता है 1/√2, ओ ए का लेंथ ए, और ओ पी डिस्टेंस फार्मूला से देखेंगे तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और लास्ट स्टेप में एच को एक्स, के को वाई रखते हैं और स्क्वायरिंग करते हैं, तो डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही हो जाएगा डायरेक्टर सर्किल इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है। अब इसको फार्मूला के रूप में आपको याद रखना होगा। रिजल्ट क्या हो गया? रिजल्ट, पहला रिजल्ट हो गया डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर सॉरी 2a स्क्वायर होगा, इक्वस टू 2a स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्किल का डायरेक्टर सर्किल यह हो जाए। अब इस दोनों सर्किल में क्या रिलेशन है? तो दोनों सर्किल में आप देखेंगे सेंटर सेम है, कंसेंट्रिक होगा, और रेडियस इसका ए है, इसका √2 है, √2a, तो √2 टाइम्स बढ़ जाएगा डायरेक्टर सर्किल का रेडियस। तो सेंटर ऑफ डायरेक्टर सर्किल विल बी सेम एज सेंटर ऑफ सर्किल। डायरेक्टर सर्किल विल बी कंसेंट्रिक विद गिवन सर्किल, गिवन सर्किल के कंसेंट्रिक होगा। एंड रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ गिवन सर्किल। यह दोनों रिजल्ट आपको याद रखना। ठीक है बच्चों, यदि स्टैंडर्ड सर्किल का डायरेक्टर सर्किल लिखना है तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे फॉर्मूला से, और जनरल सर्किल का डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो पहले सेंटर निकालेंगे सर्कल का, वही सेंटर हो जाएगा डायरेक्टर सर्किल का भी, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है। रेडियस निकालेंगे और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह बन जाएगा डायरेक्टर सर्किल का रेडियस। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जैसे एक क्वेश्चन है, कहा जा रहा है इस सर्कल का डायरेक्टर सर्किल लिखिए। ये जनरल सर्कल है, सेंटर निकालिए। सेंटर क्या हो जाएगा? 2, -3। रेडियस निकालो, 4 + 9, और -c करेंगे तो +3, कितना हो जाएगा? 16, 4 हो जाएगा यह। अब रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या हो जाएगा? √2r।
तो 4√2 हो जाएगा। अब रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या हो जाएगा बच्चों? x - 2 होल स्क्वायर y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 4√2a। इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन। ओके, समझ में आया डायरेक्टर सर्किल? तो डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अब कुछ नोट है, क्या समझिए क्या है ये। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है एस इक्वल टू 0 और बाहर में एक पॉइंट दिया गया है x1, y1 ई पॉइंट, यह गिवन है। कहा जा रहा है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे PT, तो PT का लेंथ निकालिए। PT का लेंथ कैसे निकाला जाए? या यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे PT डैश, तो PT डैश कैसे निकालेंगे? दोनों तो लेंथ इक्वल होगा। तो लेंथ निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, सेंटर निकाल देंगे। यदि एस का इक्वेशन दिया गया है तो PC लेंथ निकल जाएगा और रेडियस पता है, यह निकाल देंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो PT लेंथ निकल जाएगा। और PT लेंथ जो है बहुत सिंपल है सिंप्लीफाई करना, डिस्टेंस फार्मूला से -g - f हो जाएगा यह, और P पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से CP लेंथ निकालेंगे। रेडियस होता है √g² + f² - c, और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे तो PT का वैल्यू मिल जाएगा और वह आएगा √S1। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला याद रखना है √S1। ठीक है। अब 10th क्लास में भी एक आप पढ़े होंगे ये फॉर्मूला, PA × PB = PT²। यदि बाहर में कोई पॉइंट दिया गया हो और यहाँ से कोई सेकेंड ड्रॉ किया जाए जो सर्कल को A और B पर इंटरसेक्ट करे, PA × PB का लेंथ जो आएगा वह PT² के बराबर है। ये पढ़े होंगे आप 10th क्लास में, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे। और PA × PB को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब हो गया PA × PB, डिफिनेशन है इसका। और PA × PB थ्योरम से आ जाएगा PT²। और PT² का मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, जो जस्ट पिछले पॉइंट में प्रूव किए थे, √S1 स्क्वायर करेंगे तो S1 हो जाएगा। S1 जो नंबर होगा उसको बोलेंगे पावर ऑफ पॉइंट। ये ज्योमेट्री का एक टर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच एंगल कैसे निकाला जाए? यह बाहर में एक पॉइंट दिया गया है x1, y1 और इससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है और इसके बीच का जो थीटा है वो थीटा कैलकुलेट करेंगे। ये थीटा आपको निकालना, कैसे निकाला जाए? तो देखो बच्चे, एक तो मेथड है कि पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन लिख दे S1 = T², और उससे हम निकाले कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y², कोफिशिएंट ऑफ xy, मतलब a का वैल्यू, b का वैल्यू और 2h का वैल्यू। tan थीटा का फॉर्मूला यूज कर दे 2√h² - ab/a + b mod। लेकिन जो फॉर्मूला है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का वो बहुत बड़ा है, S1 = T²। उस फॉर्मूला का यूज क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं करते। उस फॉर्मूला का यूज केवल तभी करते हैं जब डायरेक्ट क्वेश्चन हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल में, तो कोशिश करेंगे ज्योमेट्री से सॉल्व करें। फिर एक बार रिपीट करते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कोशिश करना है ज्योमेट्री से सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन S1 = T² यूज नहीं करें। उसका यूज केवल एक ही क्वेश्चन में करना है जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट। हम लोग S1 = T² यूज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री से कैसे सॉल्व करेंगे? P को सेंटर से मिला दें, यह एंगल हो जाएगा हाफ, हाफ हो जाएगा, θ/2 हो जाएगा। यह एंगल भी हो जाएगा θ/2, और यह रेडियस है और यह लेंथ पता है √S1। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं
tan थीटा बाई 2 r बाई रूट अंडर S1। ऑल्सो tan थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 का वैल्यू रख दें एंड गेट थीटा, फिर tan इनवर्स कर लें तो वही थीटा मिल जाएगा। इस प्रोसेस को याद रखना है, फॉर्मूला के रूप में इसको याद नहीं रखना है। पहले tan थीटा बाई 2 निकालेंगे सिंपल ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, और फिर tan थीटा निकालेंगे, देन गेट थीटा। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, जहां पर PAB क्या है, बाहर में एक पॉइंट P है और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B। कहा जा रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकाला जाए, याद होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स एंड साइन थीटा, इसके बीच का एंगल का साइन थीटा। तो PA कैसे निकालेंगे, रूट अंडर S1। PB कैसे निकालेंगे, रूट अंडर S1। और tan थीटा जस्ट अभी पिछले आर्टिकल में पढ़े हैं कि tan थीटा कैसे निकालेंगे। tan थीटा से हम लोग फिर क्या करेंगे, P बाई B मिल जाएगा, फिर एक राइट ट्रायंगल बनाकर H निकालेंगे और उसे निकालेंगे साइन थीटा। तो PA PB और साइन थीटा मिल गया, तो फॉर्मूला यूज कर दो, हाफ PA इंटू PB साइन थीटा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन जो पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड है, में कभी भी भूल से यूज नहीं करना है। S1 इक्वल टी स्क्वायर बहुत लेंदी होता है, वो ज्योमेट्री यूज करना है, ऑलवेज ज्योमेट्री यूज। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PABC, PAB। अब क्वेश्चन है, P कोई बाहर में पॉइंट है और यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PAB, और यह फिर ज्वाइन किया गया, सर्कल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल का सर्कम सर्किल का इक्वेशन लिखो। सर्कम सर्किल, यह सर्कम सर्कल है, सेंटर में सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्किल का इक्वेशन कैसे लिखा जाए, तो देखो S इक्वल टू 0, इसका सेंटर जो होगा उस सर्कम सर्किल पर लाई करेगा। कैसे लाई करेगा, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया और इधर से भी ज्वाइन कर दिया, यह हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि यह टेंजेंट है और यह नॉर्मल है, तो उसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। अब PC को डायमीटर मान करके सर्कल ड्रॉ किया जाए तो वह सर्कल हो जाएगा PAC से पास करने वाला सर्कल। ठीक है, अभी तो दिख रहा है B से पास कर रहा है, लेकिन हम मान लेते हैं कि B से पास नहीं कर रहा है। फिर दूसरे अटेम्प्ट में देखिए, फिर यह टेंजेंट है और नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर है, तो फिर PC को डायमीटर मान करके सर्कल बनाएंगे तो PC B से पास करेगा, तो PAC से पास करने वाले सर्कल का डायमीटर PC है, PBC से पास करने वाले सर्कल का डायमीटर भी PC है। तो एक ही डायमीटर पर दो सर्किल तो नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PABC कॉन्साइक्लिक होगा, चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करेगा, जिसका डायमीटर क्या हो जाएगा PC। इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करने के कारण यह सर्कल क्या हो जाएगा, इसका सर्कम सर्किल। सर्कम सर्किल ऑफ ट्रायंगल PAB हैज डायमीटर एज PC, PC इसका डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर हो गया तो इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन लिख दीजिए डायमेट्रिक फॉर्म से, और सेंटर निकालना है तो मिड पॉइंट निकाल दो, रेडियस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हाफ कर दो। ओके, तो बहुत ही सिंपल है ये पांच ज्योमेट्रिकल रिजल्ट, ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। अब इन सभी पर क्वेश्चन करेंगे, जितना अभी नोट हम लोग देखें। सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P
टचेज द सर्कल एट ए एंड बी। क्या सिचुएशन है, सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, पी बाहर में दिया गया है 1, -2, इसे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो सर्कल को ए और बी पर टच कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, यह लेंथ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, √S1। तो S1 कैसे निकालेंगे, तो S1 निकालना तो बहुत ही सिंपल है, एक्स और वाई के जगह पर ये दोनों नंबर रख दो। तो 1 + 4 -2 -4 -7। तो यहाँ पर कुछ गलती हुआ है क्वेश्चन टाइप करने वाला से, क्योंकि यह नेगेटिव नहीं आएगा तभी ना आउटसाइड रहेगा। इसको +7 कर देते हैं, +7। यह 4 4 कैंसिल, 7 + 1 8 -2 √6 हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, ठीक है बच्चा। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है √S1, तो हो गया √6। यह तो कुछ गलत आ गया क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक तो हुआ है। नहीं, मिस्टेक तो नहीं हुआ, यह -2 कैसे रख दिया। ओके, यहाँ पर यह +4 होगा ना। ओके, ये हम -7 ही रखते हैं, वैल्यू देखने में गड़बड़ हो गया था। यह -7 है, जो है वही रखते हैं, वो सही था। इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पॉइंट लिखने में गड़बड़ किया, -1, 2 है। अब ये √S1 लिखेंगे तो x के जगह पर 1 +4, -1 रखेंगे तो +2, यहाँ हो जाएगा +4 -7। यह कितना हो जाएगा, 4 4 8 1 9, लिख रहा हूँ ना। -1 रखेंगे तो 1 +4, फिर हो जाएगा -+2, 2 दूनी 4 -7। तो 4 4 8, तो 10 1 11 में 7 गया 4, √4 हो जाएगा और √4 का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। फिर जो है सेम सर्कल दिया गया है, कहा जा रहा है एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट निकालिए। तो अभी मेथड पढ़ा था, फॉर्मूला कुछ याद नहीं रखना है आपको, एक फिगर बनाना है, रफ फिगर। P का कोऑर्डिनेट है -1, 2। √S1 कितना आया था, 2 आया था लेंथ ऑफ टेंजेंट। सेंटर इसको ज्वाइन कर दो और यह हो जाएगा θ/2। रेडियस केवल निकालना हो, रेडियस सेंटर पहले निकाल लेते हैं, 1, -1। रेडियस हो जाएगा √G² + F² - C, यह हो जाएगा 3, रेडियस हो गया 3। tan θ/2 = 2 हो गया 3/2। tan थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan θ/2 / 1 - tan² थीटा। इसका वैल्यू रख दो, 2/3 रखेंगे, 3/2 और 1 - 9/4, 2 2 कैंसिल। अब यह वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, और यह चला जाएगा 4 -12/5। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I - tan−12/, है ना। नेगेटिव एंगल का मतलब, नेगेटिव नंबर का मतलब एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखते हैं, पाई माइनस अल्फा। अल्फा हो गया tan−12/5, पाई माइनस कर दिया तो tan थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल सेम है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टचेज द सर्कल एट A एंड B, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, फिर एक रफ फिगर बनाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ
ये इंटू पी बी इंटू साइन थीटा। तो पी ए का लेंथ तो निकाला था, रूट अंडर एस वन से 2 मिला था, पी बी भी 2 हो जाएगा। टेन थीटा भी निकाले हैं, टेन थीटा क्या आया था, -12/5 ना, -12/5, -12/5। इससे निकालना होगा साइन थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए यह हो गया 12, यह हो गया 5, यह हो जाएगा 13। तो साइन थीटा हो जाएगा 12/13। यह पॉजिटिव क्यों लिए साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ऑब्ट्यूस एंगल, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। वैल्यू रख दो सबका, तो हाफ पी ए हो गया 2 और साइन थीटा हो गया 12/13। सिंप्लीफाई कर दो, स्क्वायर यूनिट दे दो, यही आंसर हो जाएगा। 2 कैंसिल, 24/13 होना चाहिए, यही मैंने लिखा है ना, ठीक है। यह आंसर हो जाएगा 24/13। सर्कल है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी टचेज द सर्कल एट ए एंड बी, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। जस्ट अभी मैंने प्रूव किया था कि बाहर में कोई पॉइंट है और इससे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो ए और बी पर टच कर रहा है, फिर इसे ट्रायंगल बनाया गया, और इस ट्रायंगल का सर्किल का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, तो सेंटर भी इसी पर लाई कर जाएगा। सेंटर निकालो 1, -1, और यह इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर। डायमेट्रिक फॉर्म से इक्वेशन लिख दो, x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 y प्लस 1 इंटू वाई -2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। और सेंटर निकालेंगे तो मिड पॉइंट निकाल देंगे, सेंटर दिया गया है। ओके बच्चों, तो समझ में आ गया कि पेयर ऑफ टेंजेंट से कोई दूसरा क्वेश्चन हो रिलेटेड, कोशिश करना है ज्योमेट्री से सॉल्व करें, और S=T² कम से कम यूज करें। S=T² तभी यूज करना है जब डायरेक्ट क्वेश्चन हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, अब देखेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। कोई सर्कल यदि 90 डिग्री पर कट करे, सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, दो सर्कल होगा, उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल्स। और सर्कल एंगल कैसे बनाएगा, सर्कल एंगल बनाने का मतलब है एंगल बिटवीन टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है ना, दो कर्व के बीच एंगल जब भी डिफाइन करते हैं, एंगल तो लाइन के बीच होता है, कर्व के बीच एंगल का मतलब है कि यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, इधर से भी टेंजेंट बनाएंगे, और जो थीटा होगा वही हो जाएगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स। सर्कल भी कर्व है, तो इसके बीच, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट बनाएंगे, और टेंजेंट पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, तब नाम हो जाएगा ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, कि दो सर्कल हमेशा ऑर्थोगोनल होगा क्या, तो नहीं। एक रिलेशन है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट और कांस्टेंट टर्म में, उस रिलेशन को यदि फुलफिल करेगा तभी दो सर्कल ऑर्थोगोनल होगा। तो दो सर्कल ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या है, 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कैसे आता है, इसको ड्राइव कर लेते हैं। ये दो सर्कल मान लीजिए ऑर्थोगोनल है, तो इसका टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट तो यह 90 डिग्री पर है। देखो यह टेंजेंट है और यह 90 डिग्री पर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और नॉर्मल हो जाएगा तो सेंटर से पास करें, बी इसका सेंटर मान लिया, और यह इसका सेंटर हो जाएगा ए। यह मान लिया S1 सर्किल, यह मान लिया S2 सर्किल।
S1 सर्किल का एक सेंटर क्या होगा, -G1 - F1। इसका सेंटर क्या होगा, -G2 - F2। और रेडियस तो आपको पता है, √G1² + F1² - C। और इसी तरह से इसका भी रेडियस G2² + F2² - C2। अब ये 90 डिग्री है या तीनों साइड का लेंथ पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PA² + PB² = AB²। PA² क्या होगा, तो G1² + F1² - C1। यह हो जाएगा G2² + F2² - C2। AB डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दो, तो G1 - G2 का होल स्क्वायर प्लस F1 - F2 का होल स्क्वायर। अब देखो G1², इसको होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो G1² कैंसिल हो जाएगा, G2² कैंसिल होगा, क्या बचेगा, -2G1 G2। यहाँ क्या बचेगा, -2 F1 F2। इधर बचेगा -C1 - C2। ठीक है, अब जो है माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2G1 G2 + 2 F1 F2 = C1 + C2। दो सर्किल 90 डिग्री पर कट करेगा, मतलब उनका टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, तभी जब 2G1 G2 + 2 F1 F2 = C1 + C2 के बराबर होगा। ओके, अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यह बात आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फर्स्ट सर्कल एंड सेकेंड सर्कल आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है तो फाइंड लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू निकालो। यहाँ पर G1 G2 का वैल्यू निकालेंगे। ध्यान दो, सेंटर जब निकालते हैं तो हाफ करते हैं और साइन चेंज करते हैं। जी निकालना है, एक चीज समझ लीजिए, इसको लिख के समझाते हैं आपको। जैसे मान लो x² y² 4x - 3y - 1 और x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है -g - f। सेंटर निकालने के लिए दो काम करते हैं, हाफ करते हैं और साइन चेंज करते हैं। लेकिन केवल g और f का वैल्यू निकालना है, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2g = 4, तो g = 2, केवल हाफ करेंगे। 2f = -3, तो f = -3/2। जी और एफ का वैल्यू निकालेंगे तो ओनली हाफ करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपको साइन भी चेंज करना। और ऑर्थोगोनल में G1 G2 यूज करना है तो ओनली हाफ करेंगे। तो पहला इक्वेशन से G1 का वैल्यू लिखो। G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2। F1 का वैल्यू 3/2। C1 का वैल्यू -1। फिर G2 का वैल्यू हाफ करेंगे 2। F2 का वैल्यू हाफ करेंगे -1। और C2 का वैल्यू लैम्डा। फॉर्मूला क्या होता है, 2G1 G2 + 2F1 F2 = C1 + C2। वैल्यू रख दो। G1 की जगह पर -3/2, G2 की जगह पर 2 + 2, F1 की जगह पर 3/2, F2 की जगह पर -1, C1 की जगह पर -1 + लैम्डा। 2 2 कैंसिल, -6, यहाँ भी 2 कैंसिल, -3 -1 + लैम्डा। लैम्डा = आ जाएगा -8। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे ऑर्थोगोनल सर्कल में G1 G2 का वैल्यू निकालने के लिए ओनली हाफ करेंगे। सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हाफ के साथ साथ साइन भी चेंज करेंगे। ओके, क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स। दो सर्कल कैसे चेक करें कि आउटसाइड है या टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या एक स्मॉलर सर्कल लार्जर सर्कल के इनसाइड है। इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स। बहुत ही सिंपल है, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स चेक कर। देखो बच्चे, पहला फार्मूला यही है, ठीक है। देखो, यह दो सर्कल है। पहले इसको देखते हैं। यह दो सर्कल है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इसका सेंटर का पॉइंट ए और बी मान लिया, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाले।
और यह रेडियस निकाले और दोनों को ऐड कर दे, दोनों इक्वल आएगा। ए बी इक्वल टू R1 प्लस R2 क्या इंप्लाई करेगा कि सर्कल टचिंग एक्सटर्नली, टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच करेगा। फिर नेक्स्ट इसको हम लोग फर्स्ट वाले को बाद में देखते हैं। फिर एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है इस तरह से, और इसका सेंटर ए, इसका सेंटर बी मान लिया, तो ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल जो बड़ा सर्किल का रेडियस है वो R1, और यहाँ तक आ जाएगा R2, तो R1 माइनस R2 के बराबर आ जाएगा। सेंटर के बीच का डिस्टेंस यदि उनके डिफरेंस, रेडियस के डिफरेंस के बराबर हो तो टचिंग इंटरनल, टचिंग इंटरनल, ठीक है। अब इसको देखिए, दो सर्कल है, उनके सेंटर का बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और यह R1 यहीं तक है और यह है R2। R1 प्लस R2 से क्या हो जाएगा? ए बी का डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा, सर्कल आउटसाइड लाई करेगा, आउटसाइड, ओके। अब एक और होगा, ए बी लेस देन R1 माइनस R2। अब मान लो यह एक बिगर सर्कल है और एक सर्कल इसके इनसाइड है, तो बड़ा रेडियस हो जाएगा R1, छोटा रेडियस हो जाएगा R2। R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? सेंटर के बीच का डिस्टेंस प्लस यह भी रहेगा, R1 माइनस R2 ग्रेटर होगा। ए बी सेंटर के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस ऑफ रेडियस से छोटा हो, मतलब सेंटर बहुत नज़दीक आ जाए, बहुत नज़दीक आ जाए, इसका मतलब क्या हो गया? लाइज इनसाइड, एक सर्कल, स्मॉलर सर्कल इनसाइड लाई करेगा बिगर सर्कल, ओके। अब आते हैं फर्स्ट रिजल्ट। ए बी, देखो ए बी यदि R1 प्लस R2 से ग्रेटर हो, ज़्यादा हो जाए, जैसे भी देखा था ना, तो आउटसाइड लाई करेगा, छोटा हो जाएगा तो आउटसाइड लाई नहीं करेगा। और R1 माइनस R2 से, R1 माइनस R2 से यदि ए बी कम हो जाए तो इनसाइड लाई करेगा, तो साइन यहाँ उल्टा करे तो इनसाइड लाई नहीं करेगा। यहाँ पर दोनों साइन उल्टा है, तो ए बी, अभी जस्ट एक बार एक जगह लिखा हुआ तो ज़्यादा अच्छा लगता, ए बी यदि ग्रेटर है R1 प्लस R2 से तो आउटसाइड होगा, क्योंकि सेंटर ज़्यादा दूर पर है, उल्टा कर देंगे तो आउटसाइड नहीं होगा। और ए बी यदि ग्रेटर हो जाए, लेस देन हो जाए R1 माइनस R2 से, तो एक सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर लाई कर जाएगा। अब यहाँ पर साइन उल्टा कर दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि दोनों सर्किल जो है एक दूसरे के अंदर नहीं लाई कर रहा है, और यहाँ पर है कि आउटसाइड भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सर्किल इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग सर्किल। समझ में आ गया होगा, सिंपल टॉपिक है ये। इंटरसेक्टिंग सर्किल। अब इस एक पॉइंट को ध्यान में रख करके आप सभी रिजल्ट को याद रख सकते हैं। देखो यहाँ पर साइन उल्टा करो, ए बी यदि ग्रेटर हो जाए R1 प्लस R2, मतलब सेंटर का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पर छोटा कर दो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कम हो जाए, ए बी लेस देन R1 माइनस R2 लेस देन हो जाए, तो एक सर्कल इनसाइड लाई करेगा। ए बी यदि इक्वल टू हो जाए R1 प्लस R2 के, R1 प्लस R2 के इक्वल टू हो जाए, तो इक्वल टू हो जाने के केस में टचिंग एक्सटर्नली, और R1 माइनस R2 के इक्वल टू हो जाए तो टचिंग इंटरनली। और अपोजिट हो, ए बी जो है रेडियस के डिफरेंस और रेडियस के सम के बीच में लाई करे, इसका मतलब बोथ सर्किल्स आर इंटरसेक्टिंग सर्कल, दो पॉइंट पर दोनों सर्किल एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स निकालने के लिए 3 वैल्यू निकालना होगा, फिगर नहीं बनाना है, फिगर तो जस्ट समझाने के लिए हम कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो सेंटर रेडियस निकालेंगे, फिर सेंटर के बीच का डिस्टेंस, रेडियस का सम, रेडियस का डिफरेंस निकालेंगे। सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों वैल्यू के बीच में आया तो इंटरसेक्टिंग। यदि सेंटर के बीच का डिस्टेंस r1 प्लस r2 के बराबर आ गया तो टचिंग एक्सटर्नली। यदि सेंटर के बीच का डिस्टेंस r1 माइनस r2 के बराबर आ गया तो टचिंग इंटरनली। और सेंटर के बीच का डिस्टेंस यदि बहुत ज़्यादा हो जाए, r1 प्लस r2 से भी ज़्यादा हो जाए तो आउटसाइड लाई करेगा, और r1 माइनस r2 से कम हो जाए, बहुत कम हो जाए तो इनसाइड लाई करेगा। ओके। अब है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। एक मिनट बच्चे। देखिए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए भी पोजीशन ऑफ सर्कल चेक करना होगा, या पोजीशन ऑफ सर्कल से ही इसका भी आंसर आ जाएगा। फॉर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स चेक पोजीशन ऑफ सर्कल। यदि सर्कल मान लो आउटसाइड है तब कितने कॉमन टेंजेंट होंगे? देखो, दो टेंजेंट ऐसे बाहर बाहर और दो टेंजेंट ऐसे ट्रांसवर्स, तो चार कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। यदि सर्कल एक्सटर्नली टच करे तब दो टेंजेंट बाहर से, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसको बोलते हैं, और एक टेंजेंट इनके पॉइंट ऑफ टचिंग पर, तीन कॉमन टेंजेंट हो जाएंगे। यदि सर्कल टच करे इंटरनली, तो इंटरनली टच करेगा तो एक ही कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। यदि सर्कल कंप्लीटली इनसाइड लाई करे तब तो जीरो कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। ओके। तो पोजीशन चेक कर करके हम लोग बता सकते हैं कि कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। यदि मान लो दोनों सर्किल और इंटरसेक्टिंग है, तो इंटरसेक्टिंग है दो कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के लिए भी सेम मेथड पिछले पॉइंट का, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स का मेथड यूज करेंगे और आंसर देंगे। अब है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखा? इसमें देखो बच्चे, कॉमन टेंजेंट ना दो तरह का होता है। जैसे दो सर्किल है, इंटरसेक्टिंग हो या आउटसाइड हो, तो ये जो बाहर से जो कॉमन टेंजेंट होता है इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाला जाए? इस पॉइंट को P मान लीजिए, यह S1 इक्वल टू जीरो गिवन है और यह सर्कल S2 इक्वल टू जीरो, दोनों सर्किल का इक्वेशन गिवन है, उनका सेंटर भी पता है, A और B सेंटर, इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देखेंगे यह दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, कन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर ट्रायंगल में यह रेडियस R1 है, यह रेडियस R2 है, तो AP बाई PB हो जाएगा R1 बाई R2। ठीक है। तो P जो है A और B को R1 इज टू R2 में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल। ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, एक्सटर्नल डिवीजन यूज कर लें R1 इज टू R2 में, तो P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। P मिल गया
तो फिर फार्मूला लिख लेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, एस एस वन इक्वल टी स्क्वायर। तो फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो फाइंड पी यूजिंग सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फार्मूला, पी निकल गया। अब फिर यूज एस एस वन इक्वल टी स्क्वायर, तो टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, पी निकालना ही सीखना है। एस एस वन इक्वल टी स्क्वायर तो बहुत बड़ा आ गया, तो क्वेश्चन में जनरली पी के कोऑर्डिनेट ही पूछा जाता है। अब है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होगा, जैसे ये दो सर्कल है और इस तरह से यदि कोई टेंजेंट हो जो दोनों को टच करे, तो इसका नाम हो जाएगा इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाए, सेम प्रोसेस, इसको ज्वाइन करो सेंटर को ए बी और इसके टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लेंथ दे दो, नॉर्मल बना दो। तो फिर देखेंगे यह वर्टिकल या अपोजिट एंगल और 90 डिग्री इक्वल है, तो यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अब जब सिमिलर हो जाएगा तो उनके साइड का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल आएगा, इसको बोल दो क्यू। तो ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी हो जाएगा अल्सो आर वन बाई आर टू, और यह हो जाएगा इंटरनली। तो इंटरनली डिवीजन यूज करते हुए क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्यू का कोऑर्डिनेट निकल गया तो फिर एस एस वन इक्वल टी एस पर यूज कर देंगे। द सेम मेथड फॉर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बट इंटरनल डिवीजन होगा, रेशियो वही रहेगा। तो रेशियो याद रखना है, आर वन इज टू आर टू से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। क्यू मिल गया तो पेयर ऑफ टेंजेंट है, एस एस वन इक्वल टी एस पर यूज कर देंगे। ओके, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, देखिए इजियर है। देखो कॉमन टेंजेंट का लेंथ कैसे निकले, एक और देख लीजिए, यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट भी लिख लेते हैं। यदि दो सर्कल है और टच कर रहा है, जहां पर टच कर रहा है उसका टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, इस कॉमन टेंजेंट का, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, यह भी कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए कोई पॉइंट नहीं निकालना, या एस वन इक्वल टू जीरो या एस टू इक्वल टू जीरो, दोनों को ओनली सब्ट्रैक्ट कर देना, कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन आ जाए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, यदि टच कर रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट पास करेगा उसका निकालना है, तो दोनों सर्किल को मर्ज कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, यह थोड़ा देर के बाद एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक है, तभी इसको याद रखेंगे। और मान लो कि सर्कल ऐसा हो, इंटरनली टच कर रहा है, तो इसका कॉमन टेंजेंट भी निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज, सेम फार्मूला, एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। ओके, तो तीन तरह कॉमन टेंजेंट होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जब दोनों सर्किल टच करेगा तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो कॉमन टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन लिखने का तरीका होगा एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। अब है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। पहले देखेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कैसे निकालें, फिर इनडायरेक्ट कॉमन। यह कॉमन टेंजेंट है, दोनों का लेंथ तो इक्वल होगा, यह सेंटर ए हो गया, यह सेंटर बी हो गया, यह पॉइंट पी हो गया। यह सी और डी हो जाते, पी सी, जो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब हो गया यह लेंथ निकालना, यह लेंथ सी डी लेंथ। सी डी लेंथ कैसे निकाला जाए, इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, आपको तो फॉर्मूला से लेंथ निकालना है, या डेरिवेशन के लिए सब इतना फिगर बना रहे हैं और ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। अब जो है डी से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर,
डी से ए बी के पैरेलल डी लाइन, तो डी लाइन का लेंथ और ए बी लाइन का लेंथ इक्वल होगा। यह लेंथ कितना हो जाएगा, तो यह लेंथ तो पता है R2 और टोटल लेंथ पता है R1, यह लेंथ हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। और सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है तो सेंटर के बीच डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो यह लेंथ पता है तो डी लेंथ पता है। अब देखो यह 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस का लेंथ पता है और एक साइड का लेंथ पता है, कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दें, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर सेंटर के बीच का डिस्टेंस माइनस एक साइड क्या आ गया R1 माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो फार्मूला याद रखेंगे, सीधा यूज करेंगे। देखो पोजीशन ऑफ सर्कल्स निकालना हो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स निकालना हो, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना हो, तो तीन वैल्यू कैलकुलेट करना है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सम ऑफ रेडियस एंड डिफरेंस ऑफ रेडियस, ठीक है। पोजीशन चेक कर सकते हैं कंपेयर करके। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दीजिए। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हो गया सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और इनडायरेक्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़ देना है, आप खुद करेंगे। ठीक है, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो कोई फिगर नहीं बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग सेंटर निकालेंगे। C1 मतलब पहला सर्किल का सेंटर, 1 माइनस 2, रेडियस निकालो 2 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा खुद। C2 निकालो कॉमा -3, R2 निकालो 25 प्लस 9 माइनस 33 ना हो जाएगा 1। अब क्या करना है, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो। अच्छा ये मॉड जो लिखते हैं ना, इसमें लिखे है ना मॉड, ये मॉड नहीं है, तो आप मॉड पढ़े हैं मॉडुलस। जैसे बहुत बार क्या है ना कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो बहुत बार स्टूडेंट समझता है ए इंटू बी नहीं समझ जाए, इसलिए मॉड दिया जाता है। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट, दो पॉइंट के डिस्टेंस निकालना है तो मॉड के अंदर रखा जाता है कि कंफ्यूजन नहीं हो, ए इंटू बी के नहीं समझ जाए स्टूडेंट। ओके, यह मॉड दिया जाता है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, और 16 प्लस 1 रूट अंडर 70। अब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर सेंटर का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का, सेंटर के बीच का डिस्टेंस का 17, R1 माइनस R2 1, तो 1 हो गया, तो रूट अंडर 16 4 स्क्वायर 4 यूनिट आ जाएगा। ओके, 2√2 कैसे आ गया, यही है ना भाई, इसको हाफ किया तो 1 माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 2 आ जाएगा। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला तो सही है। अच्छा इनडायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर दिया गया है, इसलिए वह 2√2। अच्छा दोनों टेंजेंट निकालना होगा, आंसर अलग अलग क्वेश्चन होगा, टाइप करने वाला ने एक ही टाइप करके गड़बड़ कर दिया है, यह आंसर गलत है। ओके, समझ में आ गया। सर्कल ऑलमोस्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, एक क्लास और चलेगा सर्कल, तो पूरा को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और आईआईटी का भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है उसको डाउट पूछिए। आप जितना अपने स्टडी को रेगुलर रखेंगे उतना ही कम टाइम में आप ज़्यादा स्टडी करेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे।
और बहुत स्टूडेंट को देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन भर लगे रहता है, लेकिन आउटपुट कम रहता है। तो इनपुट और आउटपुट का मतलब समझ में आना चाहिए। ये जो पढ़ रहे हैं ना, इनपुट है, और जो आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में जो करेक्ट आंसर जो लाएंगे, वो सब आउटपुट है। योर आउटपुट शुड बी ऑलवेज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आउटपुट के लिए अपने आप को सिस्टमेटिक रखना हो, अपने आप को सिस्टमेटिकली स्टडी कीजिए। ओके, थैंक यू।